गाइस, माई सेल्फ विनय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के बारे में। देखिए, हम इस एनसीईआरटी हाईलाइट के सीरीज़ में वन बाय वन हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप पूरी तरह से इस चैप्टर को समझोगे और अच्छे से रिवाइज करोगे ताकि आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट क्लियर हो सके। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपने इसके पहले ये चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। देखो, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक आइडिया होना चाहिए RH व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन का, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है ओवर 5 किंगडम, जिसमें एक किंगडम आता है एनिमल किंगडम। देखिए, एनिमल्स जो होते हैं, इस एनिमल के बारे में हमें क्या आइडिया है। एनिमल मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। हमें इसके बारे में पता है कि भाई ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर के अलावा इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है। इनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई होती है। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड you will observe different animals with different structure and forms। जब आप अपने सराउंडिंग में देखते हो तो आपको अलग अलग तरीके के एनिमल्स का अलग अलग फॉर्म्स होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है जो आपको दिखाई पड़ते हैं। As over millions species of animals have been described till now। आज के समय में मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। आज के समय में क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स का। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। अगर आप किसी नए स्पीसीज को डिस्क्राइब करना चाहते हो जिसको आपने डिस्कवर किया है, तो उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ, अगर आप किसी भी एनिमल को क्लासीफाई करना चाहते हो तो आपके पास कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। आप उस एनिमल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करोगे, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप उसका क्लासिफिकेशन करोगे। चलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जानते हैं कि हम एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ differences in structure and form of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to the arrangement of cells. First point. Second point is body symmetry. Third point is nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. So एनिमल को क्लासिफिकेशन करने का हमारा बेसिस क्या होगा? सबसे फर्स्ट बेसिस होगा अरेंजमेंट ऑफ सेल का, दूसरा होगा इसमें बॉडी सिमेट्री, तीसरा हम देखेंगे नेचर ऑफ सीलोम, फोर्थ पॉइंट होगा पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, and fifth point is circulatory system, sixth point is reproductive system, and इसके अलावा अदर प्रॉपर्टीज भी होती है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इनमें से कुछ के बारे में हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है और उन्हीं के बेसिस पे हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले पॉइंट्स हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि जो एनिमल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो हम करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है सेल का, या तो सेल के बने होंगे। अगर कोई एनिमल है और वो यूनिसेलुलर है तो हम उसको एनिमल की कैटेगरी में ना रख के उसको हम प्रोटोजोअन्स बोलते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल इज प्रोटोजोअन्स। तो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसमें हम सबसे पॉइंट पहला ले सकते हैं कि सेलुलर लेवल के होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें टिश्यू लेवल के होते हैं, टिश्यू या फिर टिश्यू सिस्टम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं ऑर्गन होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल के होंगे। तो ये हमारा होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एनिमल्स हैं क्या वो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उनका, या सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो
All members of animals are multicellular. All of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cell are arranged as loose aggregates. जो सेल होते हैं वो एग्रीगेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में अरेंज होते हैं, एंड दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो, आप एनिमल के बारे में पढ़ रहे हो, सबसे पहला नाम आ जाता है पोरीफेरा का. तो हमें सबसे पहले एनिमल्स का फाइलम डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम फाइलम के बारे में नहीं जान पाएंगे ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे लिए उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल को हम कितने फाइलम में डिवाइड किए हुए हैं. सबसे पहला फाइलम जो होता है हमारे पास पोरीफेरा. दूसरा फाइलम हम देखते हैं सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा. टीनोफोरा के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद हम डिस्कस करते हैं तो एस्केहेल्मिन्थीज आता है. एंड देन एस्केहेल्मिन्थीज के बाद थोड़ा और आगे पहुंचते हैं तो एनिलिडा आता है. एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा. इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में. आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद हम बात करते हैं तो मोलस्का आता है. मोलस्का के बाद बात करेंगे तो इकाइनोडर्मेट आता है. इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा. एंड फाइनल वन इज कॉर्डेटा. तो ये हमारे पास टोटल 11 फाइलम आते हैं. इस 11 फाइलम के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. जिसमें अभी फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पाया जाता है वो पोरीफेरा में होता है. सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स. यानी कि पोरीफेरा में जो ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं या सेल एग्रीगेट्स पाए जाते हैं उनमें सेल्स का फंक्शन डिफरेंट होता है, जिसका मतलब यही होता है कि उनकी हर एक सेल का फंक्शन अलग है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, नाउ इन सिलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स. हियर the cell performing the same function are arranged into tissue, hence is called tissue level of organization. Okay, a still higher level of organization, that is organ level, exhibit by members of platyhelminthes. So platyhelminthes के अंदर कैसा पाया जाएगा, organ level का. and other higher phyla where tissue are grouped together to form organ, each is specialized for a particular function. And in animal like annelids, arthropod, mollusca, echinoderms and chordata, organs have associated to form functional system, and each system concerned with a specific physiological function. And this type of organization या this pattern is called organ system level of organization. देखो, हम थोड़ा इजी करते हैं आपके लिए, बहुत इजी करते हैं. सबसे पहला पॉइंट अब पढ़ लेना सेलुलर लेवल का, यानी कि सेल एग्रीगेट के फॉर्म में जो पाया जाता है वो पोरीफेरा में होता है, सबसे इजी. दूसरा हमने पढ़ा एक टिश्यू लेवल का है या टिश्यू सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. दो है फाइलम इसमें. एक आप पढ़ोगे इसमें सिलेंट्रेटा एंड दूसरा आप इसी में पढ़ोगे टीनोफोरा. तो सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड थर्ड वन आप पढ़ोगे, थर्ड वन आता है आपका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. दो नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में. इसके बाद के जितने भी फाइलम हैं, यानी कि एस्केहेल्मिन्थीज से लेकर के पूरे के पूरे कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. ये आपके लिए बहुत इजी पॉइंट है. ओके, नाउ
Organ system in different group of animals exhibit various pattern of complexity. Okay, for example, the digestive system in platyhelminthes has only a single opening to the outside of the body that serve as both mouth and anus. ओके, सो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है जहां से फूड जाएगा और फूड का अंदर डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उसी ओपनिंग से बाहर आ जाता है, यानी इधर से खाएंगे उधर से ही निकालेंगे। ऐसा प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर है। हालांकि इस पॉइंट को बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है बॉडी प्लान होता है और प्लेटीहेल्मिन्थीज में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, जिसका मतलब है कि एक सिंगल ओपनिंग बॉडी में होगा, उधर से ही फूड अंदर जाएगा और उसी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर आता है। ऐसा पाया जाता है किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एंड हेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट। अगर सिंगल ओपनिंग है तो इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर माउस से लेकर के एनस तक, यानी माउस से फूड इंटर हो रहा है और वेस्ट मटेरियल एनस से बाहर जा रहा है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, फर्स्ट वन इज माउथ एंड एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो पढ़ते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। So open type पहला, in which the blood is pumped out of the heart and the cell and tissues are directly bathed in it. And तो इसका क्या मतलब है कि हार्ट से जो ब्लड निकलेगा तो ब्लड डायरेक्टली सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन के कांटेक्ट में होगा, यानी सेल पूरी तरह से ब्लड में डूबे हुए होंगे। लेकिन अगर मैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से जब ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है एंड ब्लड हमेशा ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है। फाइनली ब्लड वेसल डिवाइड होता है कैपिलरीज में और कैपिलरीज के अंदर ही ब्लड रहता है, तो ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट सेल से या टिश्यू से या ऑर्गन से नहीं होता है। So closed type in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameter, जैसे कि आर्टरीज में होगा जो ब्लड को ले जाएगा, वेन्स जो ब्लड को ले आएगा, एंड कैपिलरीज जो बेसिकली टिश्यूज के पास होती हैं, सेल के पास होती हैं, जहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट होता है एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं सिमेट्री। देखो सिमेट्री क्या होता है, बहुत बेसिक है। हम तीन तरह की सिमेट्री पढ़ते हैं। पहला एसिमेट्री, दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री, तीसरा हम पढ़ते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री। आपको ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल याद करना है। इसका मैं एक बहुत ईजी तरीका बताता हूँ ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखो ऐसे समझते हैं, अगर हमें एक ट्रिक याद, ओ लम्हे याद कर लेते हैं। देखो ये ट्रिक है, ओ लम्हे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रिक। याद कैसे करें, ओ लम्हे। ओ का मतलब होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे एल का मतलब होता है लीच। लीच एग्जाम्पल है एनेलिडा का। एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन लीच एक्सेप्शन है। ए से होता है आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का, एच से हेमिकॉर्डेटा एंड ई से होता है इकाइनोडर्मेटा। सो इन सभी फाइलम के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आप ओ लम्हे से याद कर लेना, एक के लिए बहुत अच्छा होगा। ओ का मतलब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एल का मतलब होगा लीच, ए का मतलब होता है आर्थ्रोपोडा, ओके आर्थ्रोपोडा, ए का मतलब हो गया आर्थ्रोपोडा, एम का मतलब होता है मोलस्का, ओके एच का मतलब होता है हेमिकॉर्डेटा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना याद करने के लिए, एंड ई का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इजी है, आप आराम से इसको याद कर सकते हो, ये हमारे लिए ट्रिक सबसे बेस्ट है। सिमेट्री की बात करते हैं। देखो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को बीच से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी भी एक एक्सिस को एक सेंटर से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से कट करे,
अगर दो इक्वल पार्ट में कट हो जा रहा है एक सिंगल एक्सिस से, तो हम उसको नाम देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर आप समझो एक बॉल है, एक गेंद है, आप उसको चाहे इस तरह से कट करो तो भी दो इक्वल पार्ट आएगा, आप इस तरह से कट करोगे तो भी दो इक्वल पार्ट आएगा, आप ऐसे कट करोगे तो भी दो इक्वल पार्ट आएगा। तो हम एक सेंटर से लेकर के किसी भी एक्सिस से अगर हम बॉल को कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट आता है। इस तरह की सिमेट्री कहलाती है रेडियल सिमेट्री। तो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको आप एक सेंटर मान करके किसी भी एक्सिस से कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको आप किसी भी एक्सिस से कट कर लो दो इक्वल पार्ट नहीं आता है, उसको हम एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं सिमेट्री को। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। स्पंजेस जो होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली का मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो रेडियल सिमेट्री भी शो करते हैं। That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves। यानी सेंटर से पास होने वाली कोई एक्सिस से दो इक्वल पार्ट नहीं मिलेगा। When any plane passing through the central axis of the body divided the organisms into two identical halves is called radial symmetry। तो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है कि सेंट्रल एक्सिस से पास करते हैं तो दो आइडेंटिकल मिलता है, और टर्म लिखा है एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से पास हो रहा है, तो ये कहलाता है एक तरीके से रेडियल सिमेट्री। लेकिन सिर्फ अगर एक सिंगल प्लेन से कट हो रहा है तो बाइलेटरल। जैसे रेडियल के एग्जांपल है सिलेंट्रेट, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। मैं आपको यहीं पे एक एक्सेप्शन बता देता हूँ। इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री तो होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में होता है। एडल्ट इकाइनोडर्मेट रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि इनका लार्वा स्टेज जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। ओके, हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। So animal like annelid, arthropod, etc., where the body can be divided into identical left and right halves in one plane, only one plane exhibit bilateral symmetry. So bilateral symmetry के example almost सारे फाइलम हैं, ओके, जिसमें कि asymmetrical का example है पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री में आता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स, एंड बाइलेटरल सिमेट्री में जितने भी बचे हुए फाइलम है सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन आता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक? देखो, हम जानते हैं कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में किसी भी फीटस का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो मेनली 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। और वो तीनों जर्म लेयर कौन से होते हैं? सबसे बाहरी जर्म लेयर होता है एक्टोडम, बीच वाला जर्म लेयर होता है एंडोडम, एंड एक्टोडम सबसे बाहरी होता है, एंडोडम सबसे अंदर का होता है, और बीच का जो लेयर होता है मेसोडम। लेकिन अगर इन तीनों जर्म लेयर में जो बीच का लेयर होता है कभी कभी वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास बना देता है, जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इन तीनों जर्म लेयर में से सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर फंक्शनल होता है, जिसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर फंक्शनल है, यानी कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म फंक्शनल है, उस तरह के एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है लेयर और डी का मतलब होता है 2, डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन अगर तीनों जर्म लेयर फंक्शनल है तो तीनों जर्म लेयर जिसमें भी फंक्शनल होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। तो यहां पे देखते हैं एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाए जाएंगे। एन एक्सटर्नल इज एक्टोडर्म एंड एन इंटरनल इज एंडोडर्म। बाहर की है क्या? एक्टोडर्म, और अंदर की लेयर है एंडोडर्म, इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल हमारे पास सिलेंट्रेट है। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है जो डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, उसको हम नाम देते हैं मेसोग्लिया, इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म।
सो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया की लेयर पाई जाती है जो कि अनडिफरेंशिएटेड होती है, इसलिए हम इस तरह की डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन नाम देंगे। ओके, दोज एनिमल in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm is present in between the ectoderm and endoderm। अगर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में एक लेयर मिल जाए जिसको हम मेसोडर्म कहते हैं, तो इस तरह के एनिमल को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट। यहाँ पे आप याद रखना कि प्लेटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेट तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। एंड उसके पहले में जितने एनिमल थे उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन था, 2 जर्म लेयर था। दोनों जर्म लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट था? अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसको हम मेसोग्लिया बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे सीलोम की। So the presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall। अब बॉडी वॉल एंड गट वॉल क्या होता है, इसको कैसे समझें? देखो, जो हमारी बॉडी है, ये पूरी बॉडी, ये बॉडी की जो स्किन है, ये अंदर से पूरी खोखली है, अंदर पूरी खोखली है, जहाँ पे हमारा किडनी प्रेजेंट होगा, हमारा लीवर प्रेजेंट होगा, हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे, तो वो पूरी अंदर से खोखली है। और बाहर की वॉल हमने नाम दे दिया है बॉडी वॉल। अब बीच में हमारे माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है, और इस तरह का कैनाल जो है अंदर एलिमेंट्री कैनाल, वो भी एक ट्यूब है। इस एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को हम बोलते हैं गट वॉल। एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को क्या बोले? गट वॉल। एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के हमारी बॉडी की जो वॉल है, यहाँ तक की जो बीच का स्पेस है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम नाम देते हैं बॉडी कैविटी। इसी बॉडी कैविटी से रिलेटेड होता है सीलोम। चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं किसके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और किसके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है। So, body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity in which is lined by mesoderm is called coelom। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ऐसे समझो बॉडी कैविटी को मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा बॉडी वॉल है, कुछ इस तरीके से, ऐसे ये बॉडी वॉल है, और इस बॉडी वॉल में बीच में कुछ इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल है कि भाई माउथ हो गया, माउथ से लेकर के एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है। और इस एलिमेंट्री कैनाल में हम बीच में देखते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे रेगुलरली पूरी तरह से मेसोडर्म की लेयर प्रेजेंट है। अगर मेसोडर्म की लेयर रेगुलरली प्रेजेंट है तो ऐसी बॉडी कैविटी कहलाती है सीलोम। ओके, यानी बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर इज नोन एज सीलोम। ओके, देखो, एनिमल possessing सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट। जिस एनिमल में सीलोम प्रेजेंट होता है उसको हम सीलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल इज एनिलीड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm। अगर ectoderm, ये मान लो लेयर, हमने इस वाली लेयर को मान लिया ectoderm लेयर है, ectoderm लेयर है, और ये अंदर की लेयर क्या है? हमारी एंडोडर्म की लेयर है। और इस एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म की लेयर के बीच में ये प्रेजेंट है मेसोडर्म की लेयर, जो कि कैसे है? स्कैटर्ड है एंड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस तरह का सीलोम कहलाता है स्यूडोसीलोम। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसीलोम एंड द एनिमल possessing them आर कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का एक इकलौता एग्जाम्पल है एसके हेलमिन्थीज। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये एसके हेलमिन्थीज, स्यूडोसीलोमेट। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, कुछ एनिमल ऐसे भी है जिनमें बॉडी कैविटी ही नहीं है, आर कॉल्ड एसीलोमेट एनिमल। और इसका एक ही एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो सीलोम से रिलेटेड आपको कैसे याद करना है, क्या याद करना है? पहला, एसीलोमेट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्यूडोसीलोमेट इज एसके हेलमिन्थीज,
एंड सिलोमेट इज एस्के हेलमिंथीज के बाद के जितने भी फाइलम होंगे उनको हम बोलेंगे सिलोमेट टाइप ऑफ एनिमल। नाउ द सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि एनिमल की बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, कई सारे सेगमेंट में डिवाइडेड है। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए कोई एक एनिमल इस तरह से, जैसे आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म जैसा एक एनिमल है। इसकी एनिमल का बॉडी कुछ इस तरीके से कई सारे सेगमेंट में डिवाइडेड है। आपने देखा होगा कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं, तो कई सारे सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। अब हम इसको देखते हैं, कई सारे सेगमेंट में ये डिवाइडेड है। अगर इसके एक सेगमेंट में कोई ऑर्गन प्रेजेंट है और इस ऑर्गन का रिपीटिशन अदर सेगमेंट में भी है, सो ऑर्गन का रिपीटिशन इन सेगमेंट्स, कई सारे सेगमेंट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का रिपीटिशन पाया जा रहा है, तो एक सेगमेंट को हम नाम देते हैं मेटामर। एक सेगमेंट को हम मेटामर देते हैं और इस तरीके से ऑर्गन का रिपीटिशन इन ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामेरिज्म, और इस तरीके का कंडीशन कहलाता है मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन सिर्फ 3 चीजों में आप पढ़ोगे, 3 तरीके के फाइलम में। पहला फाइलम आप पढ़ोगे एनिलिडा, एनिलिडा में आपको मिलेगा। दूसरा एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, एंड आर्थ्रोपोडा के बाद आपको मिलेगा कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में भी हम थोड़ा अंदर पढ़ेंगे तो वर्टिब्रेटा नाम आएगा। वर्टिब्रेटा में आता है सेगमेंटेशन। In some animals, the body is externally and internally divided into segment. बाहर से एंड अंदर से दोनों तरह से डिवाइडेड होता है सेगमेंट में, with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body show this pattern called metameric segmentation, and the phenomena is known as metamerism. मेटामेरिज्म बोलते हैं इस फिनोमिना को। नोटोकॉर्ड एक लास्ट है। नोटोकॉर्ड के बारे में आपको पता है, क्या है नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पाया जाता है, पीछे पाया जाता है कुछ एनिमल्स के अंदर, और वो कुछ एनिमल कौन से हैं? कॉर्डेट्स होते हैं। तो हम कॉर्डेट की एग्जांपल, और हमारे अंदर एम्ब्रियोनिक टाइम में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। हालांकि आज के समय में जो हमारा ये पीछे वर्टेब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो नोटोकॉर्ड ही है। पहले नोटोकॉर्ड था, अब वो पूरी तरह से डिफरेंशिएट हो गया है वर्टेब्रल कॉलम में। Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordate. और जिस एनिमल में ये स्ट्रक्चर नहीं होता है उसको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। सो पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स कौन से होते हैं? नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन हेमी कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को हम कॉर्डेट की कैटेगरी में लेके आते हैं। सो हेमी कॉर्डेटा, उसमें नाम लिखा हुआ है हेमी एंड कॉर्डेटा। ओके, नाउ classification of animals. The broad classification of animal based on common fundamental features as mentioned in the preceding section given in figure 4.4. ये देख लेते हैं, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम एंड फाइलम। सो एनिमल इज अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा, एसिलोमेट होते हैं पोरीफेरा, हमने पोरीफेरा ले लिया। अब टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, पोरीफेरा के बाद वाले टिश्यू सिस्टम के होते हैं, फिर प्लेटीहेलमिन्थेस ऑर्गन होता है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम होता है। अगर रेडियल सिमेट्री देखते हैं तो रेडियल सिमेट्री 2 में होता है। किस में होता है? 2 में। पहला होता है सिलेंट्रेट में, दूसरा होता है टिनोफोरा में, और ये दोनों के दोनों एसिलोमेट होते हैं। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट, जिसको हम निडेरिया भी कहते हैं, एंड टिनोफोरा भी बोलते हैं। एंड बाइलेटरल सिमेट्री, अगर बाइलेटरल सिमेट्री है बट उसमें सिलोम नहीं प्रेजेंट है, एसिलोमेट है, तो इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थेस होता है। अगर इसमें फॉल्स सिलोम है, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्मल लेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम स्यूडोसिलोमेट कहते हैं।
एस के हेलमिंथेस एग्जाम्पल है। और अगर हम विथ ट्रू सिलोम की बात करते हैं, सिलोमेट, तो इसमें एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक आता है। एक बहुत खास पॉइंट है इकाइनोडर्मेट, और इस इकाइनोडर्मेट में यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। इस स्टार मार्क का क्या मतलब है? देखो भैया, यहाँ लिखा हुआ है इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो भैया लार्वा का अगर स्टेज है इकाइनोडर्मेट में तो वहां पे बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको, लेकिन अगर एडल्ट इकाइनोडर्मेट है तो हम रेडियल सिमेट्री पढ़ते हैं। ये बहुत खास और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब जो हमने 11 फाइलम के नाम सुने हैं, उस 11 फाइलम को डिटेल में पढ़ना है 1 by 1 करके। ये था हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पोरीफेरस लेकर के कॉर्डेटा तक एक एक फाइलम को डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच।